था कि एयर होस्टेस के पद पर आपका चयन हुआ था, लेकिन अवसर दिया नहीं गया, पारिवारिक कुछ सीमाएँ थी। लेकिन जिस बच्चे में प्रतिभा होती है, वो कहीं न कहीं अपना आकाश ढूँढ लेता है और आपने भी ढूँढ लिया है। आज हमारी अतिथि हैं पूर्णिमा पांडे जी। पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास की शिक्षिका हैं और इन्होंने शिक्षकों को भी शिक्षण की ट्रेनिंग दी है। यानी जिस पेडागोजी की बात आज हम लोग करते हैं और पेडागोजी आज की ज़रूरत बन गई है, तो पूर्णिमा पांडे पेडागोजी की ट्रेनिंग देती हैं और वर्चुअल क्लास की एक्सपर्ट हैं। आज वर्चुअल क्लास हम सब की ज़रूरत बन गई है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पूर्णिमा पांडे जैसे शिक्षकों से मुलाकात करें, बात करें और जानें कि वर्चुअल क्लासेस को कैसे और अधिक जीवंत बना सकते हैं। पूर्णिमा पांडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़ने में। और विभा जी ने अभी बात उठाई वर्चुअल क्लास की, और जो ये आज की जरूरत बन चुकी है वर्चुअल ऑनलाइन क्लास, आभासी क्लास जिसे हम कहते हैं, तो इससे मैं 2015 से जुड़ी हूँ इस पे सीधे प्रत्यक्ष रूप में। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका के अपने स्टूडियो हैं। हमारे यहाँ 4 स्टूडियो हैं, 4 माध्यम में ये स्टूडियो चलते हैं और मैं उसमें हिंदी माध्यम के लिए काम करती हूँ। और हमारे स्टूडियो से ये लाइव रिले होता है बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग के विद्यार्थियों के लिए। तो ये हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी इन 4 भाषाओं के स्टूडियो, अलग अलग स्टूडियोज हैं, इनके अलग अलग तज्ञ शिक्षक हैं। तो हमारे हिंदी से भी एक टीचर हमारे यहाँ मैथ्स और साइंस के लिए, और मैं सोशल स्टडीज और हिंदी के लिए। और हमारे जितने स्कूल हैं, लगभग 512 स्कूल बीएमसी के इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं इस समय। 2015 से मतलब जुड़े हुए थे। ये बीएमसी का जो वर्चुअल स्टूडियो है, इसकी शुरुआत तो 2011 में हुई थी, जब ऑनलाइन की कहीं संकल्पना भी नहीं थी। केवल हायर स्टडीज में यूनिवर्सिटी लेवल पे या बड़े बड़े संस्थाओं के कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करती थी। उस समय बृहन मुंबई महानगर पालिका ने विचार किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन नई टेक्नोलॉजी से जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बीएमसी के बच्चे हैं, ये इनके जो जिस आर्थिक तबके से ही आते हैं, इसे हम निम्न वर्ग भी कह सकते हैं। अधिकांश इसमें मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके जो इस तरह के बच्चे हमारे यहाँ, इनके घरों से बच्चे आते हैं। और कई बार तो इस तरह के बच्चे भी आते हैं जो ऑर्फनेज से जैसे आते हैं। मैं कुर्ला में थी पहले, मुंबई के एक स्थान पर। वहाँ कई बच्चों का जब हम एड्रेस लिखते थे तो बच्चे ऐसे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे रहते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रहते हैं। तो बीएमसी ने ये सोचा कि ऐसे बच्चों को नई टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल सकता है और कब मिलेगा। तो क्या हमारे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से, इंटरनेशनल स्कूल से पीछे रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 2011 में ये वर्चुअल स्टूडियो की संकल्पना जो थी ये साकार हुई। और उस समय आज के जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, वो उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो उनकी ही मुख्य संकल्पना थी ये। तो वे अमिताभ बच्चन जी, सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी और सम्माननीय माधुरी दीक्षित जी, ये इन्होंने हमारे स्टूडियो का उद्घाटन किया था। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब 2015 में मैंने यहाँ पे मेरा ट्रांसफर हुआ और मैंने जॉब शुरू किया। तो ये संकल्पना बहुत अच्छी है। और बहुत इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो एक्सपर्ट टीचर हैं या कोई अच्छे रिसोर्स टीचर्स हैं, यदि वो एक जगह अपनी क्लास में पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम 50 से 60 बच्चों को हम उसका लाभ दे सकते हैं। लेकिन यदि वही टीचर स्टूडियो के माध्यम से लाइव लेक्चर लेते हैं तो 100, 200, 400, 500, 1000, ये संख्या लाखों बच्चों तक पहुंच सकती है जहां तक नेटवर्क उपलब्ध हो। तो एक बड़ी संख्या के विद्यार्थियों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम। और मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कई विषय के कंसेप्ट जो बच्चों को सीधे समझाना मुश्किल होता है, जैसे मैं सोशल स्टडीज और हिंदी के लिए काम करती हूँ, तो ज्योग्राफी में जब हम ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो ये कंसेप्ट हम वर्चुअल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उनको समझा पाते हैं, वीडियोस के द्वारा, पावर पॉइंट के द्वारा। तो ये एक बेहतर एक साधन हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। कि आपकी अब तक की जो जीवन यात्रा है उससे आप हमारी बड़ी दीदी को अवगत कराएं। मैं एक साधारण शिक्षक परिवार में मेरा जन्म हुआ
मुंबई में ही हमारा शिक्षण पूरा, हमारा मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक का पूरा शिक्षण हमारा मुंबई में ही हुआ। और शुरू से ही हमारे घर में एक साहित्यिक माहौल था, और उसका एक कारण कि मुझे एक साहित्य जो है मुझे अपनी विरासत में मिला। मैं इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा प्रथमतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके परिवार में मुझे जन्म मिला। ये मेरा अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ। वे हमारे नाना जी थे, हमारी मम्मी के चाचा जी। हमारे सगे जो नाना जी थे वो उनके सबसे छोटे भाई। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि साहित्य जो मुझे घुट्टी में मिला। और स्वयं हमारी मम्मी भी साहित्यिक रुचि में रुचि वाली हैं। हमारे पापा भी बहुत अच्छा साहित्यिक रुचि रखते थे। अभी पिछले ही वर्ष हमारे पापा ब्रह्मलीन हुए, तो उनकी भी गीत, गजल, लेखन, वाचन उनका भी बहुत शौक था। तो साहित्य मुझे अपने घर में मिला, और साहित्य हिंदी साहित्य और हिंदी का वाचन लेखन तब से ही मेरे रग रग में बस गया। इसके अलावा जो था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे उस समय के सभी लड़कियों की तरह मेरे मन में भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अच्छे कहीं बाहर काम करूं। और मेरी ये इच्छा साकार भी हुई जब मुझे पहली बार एयर होस्टेस के जॉब के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन हमारे पापा को ये पसंद नहीं था और पापा ने जाने से मना कर दिया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में राइटर कम अनाउंसर के रूप में मुझे काम करने का अवसर, मुझे सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहां भी जाने का अवसर नहीं दिया गया घर से। पापा को ऐसा लगता था कि लड़कियां हैं तो इनको एक तरह से ऐसा जॉब लेना चाहिए जो भविष्य में इनके परिवार को भी सहारा भी दे, आर्थिक सहारा भी दे, और परिवार को पूरा समय भी लड़कियां दे सके। तो वो चाहते थे कि मैं टीचर बनूं, लेकिन टीचर बनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। इसलिए मैंने अपने कॉलेज लेवल पे हिंदी छोड़ दी कि मैं टीचर नहीं बनूंगी, और बहुत सारे कारण। एनीवे, जब आफ्टर मैरिज शादी हुई तो वहां से मैंने आगे वहां से एमए की पढ़ाई वहां से की, आगे पढ़ी। और हमारे अपने ससुराल में हमारे घर वालों का स्वतः का स्कूल था, उनका एसएससी तक, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक का अपना स्कूल। और उन लोगों की इच्छा थी कि मैं अपने ही स्कूल में शिक्षण कार्य करूं। लेकिन कुछ घरेलू स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे वहां काम करना गवारा नहीं हुआ, रुचकर नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने बाहर स्कूल में अप्लाई किया, दूसरे स्कूल्स में, और मुझे मेरा सिलेक्शन जहां जहां अप्लाई किया, खुशी की बात यह थी कि वहां मेरा सिलेक्शन हुआ। और तब से मैं लगातार लगभग 32 साल हो गए हैं मुझे इस अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में। तो अध्ययन अध्यापन करती रही। हिंदी पढ़ने का जो शौक था, साहित्य पढ़ने का शौक, वो कहीं ना कहीं उसने मुझे कलम उठाने पे भी मुझे प्रेरित किया। और जब मैंने पहली बार कलम उठाई तो सबसे पहले मैंने लेटर लिखा हरिवंश राय बच्चन जी को। मुझे उनके गीत, उनकी कविताएं बहुत पसंद थी। और पसंद इसलिए कि बचपन से हमारे पापा बस वही ऐसे ही गीत, गजल सुनते हम बड़े हुए थे। कई श्लोक हमको बचपन से ही याद थे। तो जो बच्चन जी की जो कविताएं थी वो मुझे इतनी मन को से छू जाती थी कि मुझे लगा कि नहीं, अभी वो इस समय हैं और मैं उनको ही लेटर लिखती हूँ। मैंने उनको लेटर लिखा, और उस समय मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनका मुझे जवाब मिला। उनका उत्तर भी आया मेरे पास, और मुझे बड़ी मतलब वो इतनी खुशी थी कि वो पत्र आज भी जब मैं संभाल के रखी हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है तो उस पत्र को एक बार जरूर छू लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। ऐसा लगता है कि बच्चन जी का आशीर्वाद ये हमेशा मेरे साथ साथ चल रहा है। घर का तो विरासत जो है घर की, वो मैं तो लिए हुए चल ही रही हूँ, उसके साथ में इतने एक मूर्धन्य साहित्यकार, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। तो इस तरह से ये मेरा काम चलता रहा। और दूसरे ये है कि मेरे जब वाचन लेखन की जो मैं हिंदी की मेरी रुचि थी, इसने मुझे बहुत स्कोप भी दिया, बड़ा आयाम दिया इसने मुझे। मैं हिंदी के काम के लिए ही महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, MSCERT जिसे हम कहते हैं, वहां पहुंची। वहां पर मैंने हिंदी सिलेबस कमेटी के सदस्य के रूप में काम किया। पाठ्य पुस्तक जो समिति है महाराष्ट्र की, उसमें भी हिंदी की वजह से मुझे प्रवेश मिला। हिंदी विषय के लिए मैंने काम किया, और कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की हिंदी की सभी पुस्तकों के लेखन में सक्रिय मेरा योगदान रहा। और इसके अलावा बहुत सारे लघु संशोधन मैंने हिंदी में किए, अपने विद्यार्थियों के लिए किया। एक्शन रिसर्च मैंने किया। महाराष्ट्र स्तर पर मैंने नवोपक्रम और ज्ञान रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म पर भी मैंने बहुत काम किया। और ये सारा काम जो मैंने किया अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए,
क्योंकि एक नए नए कुछ ना कुछ कंसेप्ट मन में आते रहता था और लगता था कि इनको अपने बच्चों के लिए इन प्रयोग को मैं करूं, ताकि मुझे जो भी यदि सफलता मिलती है तो वो सफलता मेरी सफलता नहीं होगी, वो मेरे विद्यार्थियों की सफलता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। और मेरी मेहनत, सभी का आशीर्वाद और बच्चों की भी निष्ठा, बच्चों का भी कोऑपरेशन ऐसा रहा कि मुझे कदम दर कदम सफलता मिलती रही। तो इस तरह से ये छोटी सी यात्रा मेरी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बड़ी खुशी हुई जानकर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप नातिन हैं। और जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो जो पहला हमें क्रमबद्ध इतिहास मिलता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मिलता है। तो इस परिवार से जो आया हुआ बच्चा होगा, निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा। जो वर्चुअल क्लास की ट्रेनिंग देने की बात आई और वर्चुअल क्लास का आरंभ होने की बात आई, जिसमें आपने कहा कि अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित और उद्धव ठाकरे इत्यादि बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्वागत किया, तो वो कैसी अनुभूति थी, कैसा अनुभव था और क्या सपने थे? मैं वैसे 1992 में मैं बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई मैं, और 1998 से मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रही थी। रिसोर्स पर्सन का मतलब कि जो शिक्षकों के लिए हमेशा कई न बार उनके लिए एक नए अपग्रेडेशन कोर्स उनके लिए होते रहते हैं, नई शैक्षणिक संकल्पनाएं कुछ आती हैं तो वो शिक्षकों के लिए बताई जाती हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने का काम जो था वो काम मैं 98 से कर रही थी। और उसके बाद पहले हमने काम वो अपने क्लस्टर लेवल पे किया, फिर जिला स्तर पर किया, और फिर उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उसमें मैं राज्य स्तर तक पहुंची। और राज्य स्तर तक पहुंचने के बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि विभाग में थोड़ा सा नाम भी हो गया था, हिंदी विभाग में, अपने शिक्षण विभाग में, कि पूर्णिमा पांडे एक टीचर है यहाँ पे। तो ऐसे हम टीचर्स थे, उसमें अकेली मैं ही नहीं थी, हमारे साथ हमारे 8-10 साथी और भी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए और हम लोग हमेशा जुड़े रहे साथ में। तो उसके बाद मुझे 2012 में ही वर्चुअल क्लास में जाने के लिए बुलाया गया कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। लेकिन तब शायद कॉन्फिडेंस नहीं था इतना कि वर्चुअल मतलब एक ऐसी संकल्पना जो हम लोगों के लिए एकदम नई थी, और लाइव बैठना, लाइव बोलना, इतना मन में डर लगता था कि अरे वर्चुअल में मैं कैसे पढ़ा सकूंगी, वर्चुअल में कैसे बोलूंगी कैमरे के सामने, और वहां सामने लोग देखेंगे, बोलेंगे। तो मन में एक डर था शायद, जो भी था। तो 2012 में मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमारे विभागीय अधिकारी उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और सतत एक पीछे लगे रहे कि नहीं मैडम आपको यहाँ आना है। और अंततः मुझे लगा कि शायद ये मेरा एक प्रारब्ध है कि जो मुझे यहाँ स्क्रीन तक पहुंचा रहा है। जो मेरे मन में एक था कि मैं लोगों से मिलूं, एक सामाजिकता एक मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा देर तक अकेले बैठ नहीं सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एक नया आयाम मुझे मिल रहा है वर्चुअल स्क्रीन के माध्यम से बहुत से लोगों से जुड़ने का। तो अंततः 2014 में मैंने सोचा कि नहीं, 2-4 बार मुझे ऑफर मिल चुका है और ये ईश्वर के कोई एक संकेत है कि नहीं आपको यहाँ पे भी चलना है, अपने एक जो आपके सामने जो कैनवास है उसमें एक चित्र और बनना है अभी वर्चुअल का। तो मैंने ये 2014 से वहां ज्वाइन किया। शुरू में 1-2 दिन तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हुई, कंप्यूटर से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, पावर पॉइंट के बाद क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन हमारे वर्चुअल के साथी शिक्षक बहुत अच्छे थे। हमारे वहाँ के जो उस समय इंचार्ज थे, बिट ऑफिसर कैलाश आर्य सर, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो सभी ने मिलकर जो ये हिंदी में टाइप करना दूसरी बड़ी समस्या थी, पावर पॉइंट तो हमने ओपन कर लिया, हिंदी में टाइप कैसे करूं, तो ये सब चीजें हमने सीखी वहां पे। और लगभग 6 महीना लगा मुझे ये सब सीखने में। तब तक लोगों के सहयोग से मैं लाइव लेक्चर लिया करती थी और धीरे धीरे उसमें काम करती गई, सीखती गई, रोज नई बातें सीखती रही। टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज है कि आज अभी शाम को हम काम कर रहे हैं और अगले दिन नई कुछ तकनीक आ जाती है। तो पावर पॉइंट में भी यही चीज रही, हमने बेसिक पावर पॉइंट सीखा, एडवांस पावर पॉइंट सीखा। फिर अभी अब तो ये कोविड काल में ऐसा हो गया कि ये जो पावर पॉइंट सीखा था हमने और ये लाइव लेक्चर की जो हमने उस समय किया था, वो इसका इतना फायदा हुआ इस समय मुझे कि जब हमें वीडियो मेकिंग का काम दिया गया तो वो बिल्कुल नया काम, लेकिन फिर भी हम बेसिक जुड़े हुए थे इस लाइन से, तो हमने वीडियो बनाना भी सीखा, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना, बहुत नई नई चीजें सीखी हमने। और आई थिंक कि मतलब ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य रहा कि एक सामान्य क्लासरूम टीचर से मैं वर्चुअल क्लासरूम टीचर तक पहुंची, और इस सफर ने मुझे
आज के दौर में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अच्छी एक जानकारी दी। और सबसे बड़ा फायदा मुझे इसका अपने घर में भी मिला। घर में ये हुआ कि मेरे बच्चे जो मुझे कहते थे, मम्मी आप ना कभी कॉपी पेस्ट करना भी नहीं सीख सकती हो, आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप मत करो, हम आपको करके दे देते हैं। आज मैं इतना गर्व से कह सकती हूँ कि कई बार मैं अपने बच्चों को गाइड कर देती हूँ कि देखो तुम पावर पॉइंट बना रहे हो ना, तुमने ये जो मुझे बना के भेजा है इसमें इस तरह का एनिमेशन कर दो तो ये और अच्छा लगेगा। या एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने बच्चों को उनके लिए पावर पॉइंट बना के प्रेजेंटेशन दिया उनके लिए कि तुम लोग इसको प्रेजेंट करो। तो मेरे घर में मेरे बच्चों के सामने भी थोड़ा सा मेरा अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ा कि नहीं, हमारी मम्मी तो बहुत कुछ सीख सकती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। तो मुझे सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और व्यक्तिगत तीनों रूप से इस वर्चुअल का फायदा हुआ। और हमारे विद्यार्थियों को भी इसका बहुत फायदा है कि हमारे जो भी हमारे यहाँ जैसे गणित और साइंस के एक टीचर हैं और सोशल स्टडीज के लिए मैं हूँ, तो इस तरह से हम जब अपने बच्चों तक पहुंचते हैं तो हम केवल 2-4 स्कूल तक तो नहीं पहुंचते, पूरी मुंबई के हम बच्चों तक पहुंचते हैं। तो बारिश के टाइम पे, जैसे बारिश के समय हम सब देखते हैं कि कई बार मुंबई की जो लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन थम जाती है, तो बहुत सारे टीचर्स स्कूल में नहीं पहुंच पाते। लेकिन हम तो अपने स्टूडियोज में प्रेजेंट रहते हैं, तो बच्चे जो है वो कभी खाली नहीं हो पाते क्लास में। बच्चों को ये लगता नहीं है कि आज हमारे फलां टीचर नहीं पहुंचे हैं या बारिश की वजह से कुछ व्यवधान हो रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा स्टूडियो सतत चलते रहता है। और किसी दिन यदि हम मान लीजिए स्टूडियो में हम नहीं पहुंच पाए तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां रहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रिले हो जाते थे। तो हमारे जो बीएमसी के बच्चे, इनको हर समय मतलब कभी भी ये शिक्षा से वंचित नहीं रहे कि बहुत बारिश है, कोई स्थानीय दंगा फसाद हो गया है या कोई और कारणवश टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई हड़ताल है, कभी रेल रोको आंदोलन है, कुछ है, और यदि किसी कारणवश उनके टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बच्चे अकेले नहीं हैं। किसी दूसरे टीचर के ऊपर भी बर्डन नहीं आ रहा है कि उसे आके ये क्लास देखनी है, क्योंकि वर्चुअल में हम वहां उनके लिए उपस्थित रहते थे। तो ये वर्चुअल जो है, ये बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो शिक्षण विभाग है, इसके मुकुट में एक सर्वोत्तम मणि है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आप पाठ्यक्रम निर्माण समिति में भी रही हैं, तो मुझे ये जानना है कि जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं या अपनी कमेटी के सामने जब आप प्रस्ताव रखती हैं, तो ऐसे वंचित बच्चों के लिए आपके पास क्या लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को आप कितना पूरा होता हुआ देख पा रही हैं? ये जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि बच्चे हमारे यहाँ बहुत काम करने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ पहुंचते हैं, जैसे जिक्र हुआ कि प्लेटफॉर्म पे रहने वाले बच्चे, तो हमारा एक जो शिक्षण विभाग है, मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका के इसमें शालाओं में काम करती थी, आज भी उनके ही विभाग में हूँ, डिपार्टमेंट दूसरा है। तो हम उन बच्चों को, हमारे यहाँ हर एक शिक्षक को ये काम दिया जाता है कि आपको बच्चों को स्कूल तक लेकर आना है। तो उनमें से ऐसे बच्चों को हम स्कूल तक लेकर आते हैं, और कई बार वो बच्चे देर सवेर आते हैं। कोई बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, ऐसे बच्चे भी आते थे जो सवेरे मंदिर का समय होता है तो वो मंदिर के सामने फूल वगैरह बेचने का काम करते थे या अपने माता पिता को सहयोग करते थे। घर में किसी के पानी आने का टाइम है तो कुछ बच्चे पानी वानी भर के काम करके आते थे। तो हमने कभी बच्चों को वापस नहीं किया कि भाई आप 7:30 बज गए, स्कूल का टाइम शुरू हो गया है, आप 8 बजे आ रहे हो तो हम आपको क्लास में नहीं बिठाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। और हमने उन बच्चों की जो मजबूरी है या उनकी जो आसपास के घर का जो वातावरण है उसको समझते हुए उन बच्चों को हमने अपने शालाओं में हमने रखा है। कभी उनको हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपने बच्चों को वापस नहीं भेजते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम जब काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है। और जब पाठ्यक्रम समिति की बात जैसे आपने की, तो हम जब पाठ्यक्रम बनाने के समय हम बैठे हैं और नीति निर्धारण की बात करते हैं या हमें सिलेबस में किन मुद्दों को समाविष्ट करना है, तो इसकी तो स्पष्ट एक रूपरेखा हमारे सामने होती है कि भाई ये कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक या कक्षा 10वीं तक का आपको अभ्यासक्रम, ये आपके सामने ये रूपरेखा है, इसके इस दायरे में आपको बच्चों के लिए बनाना है पाठ्यक्रम। तो हम जब वो पाठ्यक्रम बनाते हैं तो ये हमारे सामने पूरा एक खाका रहता है कि हमारे सामने आने वाले बच्चे केवल मेट्रो सिटी के या केवल संपन्न वर्ग के बच्चे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्र वाला बच्चा भी है, किसी घर में जिसके बिल्कुल भी कोई व्यवस्था संसाधन नहीं है, ऐसे घरों के बच्चे भी हमारे सामने हैं, दूर दराज क्षेत्रों के बच्चे हमारे सामने हैं। तो पाठ्यक्रम में हम ऐसे विषयों का इस तरह से विश्लेषण करते हैं कि वह सभी के लिए उपयोगी हो। ऐसा पाठ ना हो केवल वो पाठ एक शहर के बच्चों के लिए वो लगे कि हाँ उनसे
उनके परिप्रेक्ष्य को मेल खा रहा है और कोई दूर दराज का बच्चा उससे अपने को जोड़ ही ना सके। या ऐसे भी केवल पाठ नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण परिवेश या आदिवासी परिवेश या थोड़ा सा दूर के बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ हो तो शहर का बच्चा उससे अपने को जुड़ा हुआ ना महसूस कर सके। तो हम सभी को समावेशित करते हुए हम उसमें काम करते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ समावेशित शिक्षण की बात होती है, जिसमें अल्प दृष्टि से दिव्यांग बच्चे, ऐसे बच्चों को भी हम सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। तो हम ऐसे पाठ भी उसमें समाविष्ट करते हैं अपने पाठ्यक्रम में, ताकि सभी वर्ग के बच्चे उसमें जुड़ सकें। और निश्चित है इसका फायदा हम देखते हैं कि हमारे शहर के बच्चे भी अपने कृषक भाइयों के बारे में जानते हैं कि हमारे किसान किस तरह से खेत में काम करते हैं, जंगलों में आदिवासी हमारे कैसे काम करते हैं, या ऐसी बहुत सारी बातें जानते हैं। और गांव में बैठा हुआ बच्चा, किसी आदिवासी क्षेत्र में बैठा हुआ बच्चा, वो भी मुंबई में चलने वाली मेट्रो ट्रेन के बारे में जानता है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम इस तरह से मिला जुला एक अभ्यासक्रम बनाते हैं ताकि सभी वर्ग के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। और आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है। आपके इस बहुआयामी व्यक्तित्व को मुझे लगता है कि इसका लाभ वर्चुअल क्लास को अवश्य मिलता होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप यदि इतनी बहुआयामी व्यक्तित्व की नहीं होती तो वर्चुअल क्लास इतनी सफल नहीं होती? ऐसे बहुआयामी, बहुप्रतिभा युक्त लोगों का खजाना है हमारे मुंबई में, और हमारे विभाग भी ऐसे बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। निश्चित है मैं यहाँ तक पहुंची तो इससे हमारे बच्चों को फायदा हुआ, क्योंकि जब हमारे पास काम करने का विशाल अनुभव होता है तो हम जब पढ़ाते हैं तो निश्चित है पढ़ाने में हमारे वो अपने आप ही कुछ बातें जुड़ जाती हैं। हमें किसी चीज को विशेष रूप से जोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कि जब मैंने 10 जगह पे काम किया है, मान लीजिए मैं पुणे में काम करती हूँ, सातारा में मैंने काम किया, औरंगाबाद में काम किया, जलगांव, वर्धा, नांदेड़, कोल्हापुर, ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र के हम जिलों में गए, हमने वहां काम किया है। तो जब मैं मुंबई में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ या वर्चुअल के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो निश्चित है ये जो सारे अनुभव हैं, कहीं ना कहीं मुझे एक अलग से कुछ ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं, दे जाते हैं कि जो सहज ही मेरे अध्यापन में जुड़ जाते हैं। तो निश्चित है इस मेरे अनुभव का फायदा हमारे बच्चों को मिला है, और वर्चुअल के माध्यम से केवल 50-60 बच्चों को नहीं बल्कि हजारों बच्चों को इसका फायदा मिला है। तो वर्चुअल से मैं जुड़ी, ये मेरा भी सौभाग्य, और थोड़ा बहुत मैं इसे बच्चों का भी मानती हूँ कि हमारे बीएमसी के बच्चों को एक बेहतर, मतलब बहुत ज्यादा एक विस्तृत कैनवास को जानने का उन्हें भी मौका मिला। आपने क्या ऐसी कोई योजना बनाई है जिसमें महाराष्ट्र के बाहर और राज्यों में भी इसको बढ़ाने का, इसका प्रसार का कोई आपने सोचा होगा कि ये हमारी आगे की प्लानिंग है? अब मैं तो एक विभाग से जुड़ी हूँ यहाँ बीएमसी में, यहाँ मेरा जॉब है, नौकरी कर रही हूँ, और मुझे हिंदी से विशेष प्रेम है। हिंदी मेरी मातृभाषा, मेरी माध्यम भाषा, मेरी रोजी रोटी हिंदी से चल रही है। तो मैं हिंदी के प्रति मुझे एक समर्पण का भाव मेरे मन में रहता है। और मेरे मन में ये बात है कि भाई अभी जब मैं 2-4 साल में रिटायर हो जाती हूँ तो विभाग से मैं हट जाऊंगी, तो ज्यादा मेरे पास समय रहेगा। तो मैं आजकल जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, तो मैं यूट्यूब के एक चैनल के माध्यम से अपने हिंदी के विद्यार्थियों से जुड़ी रहूंगी। वर्तमान में भी मेरा अपना एक चैनल है, पंछी डिजिटल एजुकेशन, जिसमें मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पाठ बनाती हूँ और उसके वीडियोस उसमें अपलोड करती हूँ। क्योंकि हमारे पूरे और इसका फायदा न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश के बच्चे, जहां भी बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं या हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, दोनों चीजें हैं, हिंदी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी और हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थी, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वीडियोस के कंटेंट बनाती हूँ। तो बेसिकली तो मैं अभी महाराष्ट्र बोर्ड के जो एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं उसके आधार पर अपने पाठ बनाकर, वीडियोस बनाकर अपलोड करती हूँ। और हिंदी विषय के, जिसमें व्याकरण जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरे देश भर में बच्चे उससे लाभान्वित हो सकते हैं, सरल भाषा में, सहज भाषा में, और एकदम टू दी पॉइंट, ताकि उसमें ज्यादा भटकाव न हो। तो बच्चे इस तरह से हिंदी की मैं सेवा कर रही हूँ और बच्चे इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। क्योंकि मुझे जब मैंने वीडियोस अपलोड किए मैंने अपने, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे उसमें फोन आए, मैसेज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके मैसेज मुझे मिले कि मैडम हमको इस पार्ट का भी वीडियो बना के दीजिए, इसका भी हमको समझाइए। और ग्रामर के बारे में, व्याकरण में भी लोगों ने बहुत सारे उसमें रिस्पॉन्ड किया मुझे अच्छा।
लेकिन इस समय ऐसी व्यस्तता है कि अपने विभाग के लिए भी मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। और इस समय हम कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं। हमें एक हफ्ते में 6 वीडियो बना के देना होता है अपने डिपार्टमेंट को। एक हफ्ते में 6 वीडियो इतना श्रम साध्य है और कष्ट साध्य भी है साथ साथ। तो मैं पूरा समय इसी को दे पाती हूँ और अपने चैनल पे देने के लिए मेरे पास समय कम बचता है। तो मेरी ये सोच है और मेरी ये प्लानिंग है कि जब भी मैं 2 साल के 3 साल हो जाती हूँ तो पूरे देश के बच्चों के लिए, और केवल अपने देश के, मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं या हिंदी के प्रति इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रति, प्राचीन साहित्य, वर्तमान साहित्य जो भी है, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं निश्चित काम करती रहूंगी और ये इसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। इसमें साहित्यिक गतिविधियों में आप निरंतर सक्रिय हैं, तो इसी बातचीत के मध्य यदि आपकी किसी रचना का पाठ हो जाए तो हमारी बातचीत और भी रुचिकर हो जाएगी। तो शायद साहित्य में रुचि का ही और शिक्षा में रुचि का ही मैं परिणाम था कि आज मैं शोध कार्य तक पहुंची हूँ। मैं अपने विषय में किन्नर विमर्श पर मैं पीएचडी का भी काम कर रही हूँ, शोध छात्रा भी हूँ, एक शिक्षक के साथ साथ एक शोध छात्रा के रूप में भी काम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने कविता लेखन में, काव्य लेखन में मेरी रुचि रही है, तो वो भी मैं लिखती पढ़ती रहती हूँ। और कुछ अभी जैसे विभा जी ने कहा है, तो विभा जी के आदेश पर मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आप सभी के लिए। इस रचना ने मुझे बहुत ही पॉपुलैरिटी दी है और मुझे बहुत लोगों ने सराहा है, तो वो रचना मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मन के खुशबू सांस में उतर जाऊंगी, बन के खुशबू सांस में उतर जाऊंगी, बन के मरहम जख्म से लिपट जाऊंगी। मैं हूँ जिंदगी हम कदम दोस्तों, यूं ही भीगते भिगोते संवर जाऊंगी। बन के सावन घटा में सिमट जाऊंगी, बन के फागुन रंग में बदल जाऊंगी। मैं हूँ जिंदगी हम सफर दोस्तों, मन बसंती बना कर गुजर जाऊंगी, मन बसंती बना कर गुजर जाऊंगी। बन के नर्तन ताल में निखर जाऊंगी, बन के सरगम कभी सुर में ढल जाऊंगी। मैं हूँ जिंदगी हम नफस दोस्तों, गुनगुनाते हुए गीत बन जाऊंगी। हूँ कहानी तेरी या उपन्यास हूँ, कोई समझा नहीं ऐसा विन्यास हूँ। मैं हूँ जिंदगी हम नवा दोस्तों, बनते बनते फसाना गजल गाऊंगी, बनते बनते फसाना गजल गाऊंगी। अंतिम बंद है इसका। तूलिका तू उठा आस के रंग की, तूलिका तू उठा आस के रंग की, कुछ लकीरें बना खुद से ही जंग की। मैं हूँ जिंदगी हम ज़बां दोस्तों, खूबसूरत सी तस्वीर बन जाऊंगी, खूबसूरत सी तस्वीर बन जाऊंगी। और एक छोटी सी रचना और, ये हमारे वर्तमान जो हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखिए और इसका आनंद लीजिए रचना का। अनजाने ही छू दिया मैंने, अनजाने ही छू दिया मैंने, और तुम्हारी नस नस सिहर उठी। न जाने कितनी लहरें उछाल लेकर, आसपास ही नहीं दूर किसी कोने में अपने में गुम, उसको गुंजायमान कर गईं। वह तरंगित हो गया, उसकी उंगलियां भी सांस लेने लगी, उसकी आवाज भी थिरकती सी लगी। आह कितने संवेदी हो तुम, आह कितने संवेदी हो तुम, ओ मेरे मोबाइल, सचमुच दुनिया हिला देते हो।
तो फिर मेरी आह, मेरी पुकार, मेरी पीड़ा, मेरा चीत्कार क्यों उसकी दुनिया से खामोश गुजर जाते हैं? मेरी आहों में मुर्दनी छा गई है, या लोग मशीन से भी बदतर हो गए हैं। फोन तो संवेदी हो गए हैं और हम संवेदनहीन हो गए हैं, और हम संवेदनहीन हो गए हैं। कि मशीन संवेदनशील हो गया है और इंसान संवेदनहीन हो गया है। बहुत ही कड़वी सच्चाई आज की। अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य, रचनात्मक लेखन, कोई सा भी बिंदु आपने छोड़ा नहीं है। और इस तरह से आप भाषा और साहित्य और समाज की सेवा में लगातार लगी हुई हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जाने से पहले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? को आजकल के युवा वैसे ही बहुत समझदार है, तो युवाओं को क्या संदेश दूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य की एक बात करती हूँ, और उसमें सभी पेरेंट्स को और सभी माता पिता और सभी बच्चे उसमें अपने आप स्वतः जुड़ जाएंगे कि हमारे जब समाज में किसी लड़की का विवाह होता है और वो अपने ससुराल पहुंचती है, तो उसके घर में उसके तो अन्य ससुराल के रिश्ते नाते तो जुड़ते ही हैं, सबसे करीबी उसका पति। और ऐसी स्थिति में वो लड़की जो है वो अपेक्षा जो भी रखती है वो उसी से सबसे ज्यादा रखती है। तो अब होता क्या है, कई बार वहां पर ऐसा होता है कि कई मतलब लड़का जो है वहां का, जो उसका जो पति है, वो पत्नी को संभाले या माँ बाप को संभाले, इसमें कश्मकश में जिंदगी गुजर जाती है। क्योंकि लड़की कई बार सही भी होती है उसका, लेकिन अब लड़का सोचता है कि मैं यदि पत्नी की तरह ये बाजू लूंगा, इसकी बात करूंगा, तो हमारे माता पिता मुझे ये कहेंगे कि ये जोरू का गुलाम है, अपनी औरत की बात सुनता है, हमारा अब छूट गया हमसे। और इसमें क्या होता है कि वो जो लड़की है उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ पाता है। वो सही होते हुए भी कहीं पे अपने आप को उस क्षेत्र में संतुष्ट महसूस नहीं कर पाती है। तो ये माता पिताओं के लिए भी मैं इसमें एक मेरा सचमुच निवेदन है कि वो अपने लड़के को भी इस तरह से पालन पोषण हमारे समाज में होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे, वो लड़के जो है वो अपनी पत्नी, जो भावी पत्नी है उनकी, उसके सम्मान के लिए भी वो खड़े हो सके, उसके आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज उठा सके। और लड़के के माता पिता जो है वो स्वयं भी ये सोचे कि भाई लड़की भले आज हमारी बहू है, दूसरे के घर से आई हुई लड़की है, लेकिन आज तो हमारे घर की है, और इसके अतिरिक्त वो एक इंसान है, तो उसका अपना आत्मसम्मान है, उसकी अपनी रुचि है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक प्रतिष्ठा है, उसका अपना मान है, उसको भी हमें संभालना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने लड़कों का हमें पालन पोषण इस तरह से करना है कि हम लड़कियों को समाज में उचित सम्मान दे सकें उनको। क्योंकि आज हम जहां भी देख रहे हैं समाज में चारों ओर देख रहे हैं, तो हम बातें जेंडर इक्वालिटी की करते हैं, लेकिन जेंडर इक्वालिटी वास्तव में देखें तो जिस तरह से होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। तो समाज के युवा जो हैं वो इस तरह से, लड़के भी जो हैं वो भी इस तरह से अपने को मेंटली डेवलप करे, अपग्रेड करे कि भाई मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा नहीं है। भाई जो प्रकृति की दूसरी रचना है, जो प्रकृति में स्त्री है, वो भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितना मैं हूं। यदि केवल पुरुष ही पुरुष श्रेष्ठ हो जाए और स्त्री को कहीं स्थान न मिले तो समाज नहीं चलेगा, और स्त्रियां ही हमेशा आगे निकल जाएं, पुरुष कहीं पीछे ढकेल दिए जाए तो भी समाज नहीं चलेगा। तो समाज को चलने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है, और इसके लिए हमारे समाज के जो युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अपने को इस तरह से मेंटली तैयार करें कि हमें समाज के दोनों पक्षों को, स्त्री और पुरुष, इनको समान रूप से लेकर चलना है ना। गुलशन में मुकम्मल गुलशन में अलग अलग जब रंग होते हैं तभी वो फूल सुंदर दिखते हैं। तो एक ही रंग के फूल होंगे तो गुलशन इतना सुंदर दिखाई नहीं देता। तो बगीचे में जब अलग अलग रंग के फूल होते हैं तभी उस बगीचे की खूबसूरती बढ़ती है। हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो अलग अलग रंगों का संयोजन हो, और इन रंगों के संयोजन में जो इस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वो है हमारे समाज के युवा। तो उनको इनके लिए यही मैसेज देती हूँ। और सबसे विभा रानी और बड़ी बिंदी की जो संस्थापक, और आप विभा कुमारी जी, आप दोनों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इस मंच पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया, और इतने बड़े मंच से लोगों से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। जी, इतनी सार्थक बातचीत के लिए और हम लोगों को समृद्ध करने के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद। और इसके साथ साथ सभी बड़ी बिंदी से पुनः आग्रह है कि बाय मी ए कॉफी के लिंक पर अवश्य जाएं और कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें, क्योंकि सबके सहयोग से ही बड़ी बिंदी का यह कारवां आगे बढ़ता है। बहुत 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 धन्यवाद, आभार, प्रणाम। मिलते हैं अगले रविवार को फिर किसी एक बड़ी बिंदी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।